हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने इससे पहले मार्क्स के 2 वीडियोस, उनकी 2 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे मार्क्स के कुछ और थ्योरीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो थ्योरी हम पढ़ेंगे मार्क्स की, वो है सरप्लस वैल्यू, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्या होता है ये समझते हैं इसको। अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीवादी युग है उसमें पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अपने पास रख लेता है और श्रमिक को सिर्फ उसकी मजदूरी देता है जिस तरीके से वो उसका शोषण करता है। मतलब अतिरिक्त मूल्य पे किसका अधिकार होना चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग? श्रमिक का, लेकिन वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? जो कोई उत्पादित वस्तु होती है, ठीक है, कोई वस्तु, और उस वस्तु का जो उत्पादन लागत है और जो वो बिक्री मूल्य है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं अतिरिक्त मूल्य। मतलब कि कोई वस्तु बनाने में लगे 50 रुपये, ठीक है, सपोज दैट इसको बनाने में लगे 50 रुपये, ये बिक रहा है 150 का। इन दोनों का जो अंतर है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, इनके बीच का जो अंतर है यानी कि लाभ, वही होगा अतिरिक्त मूल्य। एक तरीके से जो लाभ होता है, ठीक, इसको इन्होंने अतिरिक्त मूल्य नाम दिया। और मार्क्स ने कहा कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये तभी उत्पन्न होता है जब श्रमिक अपनी मेहनत उसमें लगाता है। श्रमिक मेहनत करता है, प्रोडक्ट बनाता है, दिन रात काम करता है, लेकिन जो पूंजीपति है वो उसको जो अतिरिक्त मूल्य है, जो लाभ का अंश है, वो नहीं देता है। अतिरिक्त मूल्य अपने पास रख लेता है और इस तरीके से वो श्रमिकों का शोषण करता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से करता है, क्यों श्रमिक इसका विरोध नहीं कर पाते? तो इसके लिए मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीपति होते हैं वो मिथ्या चेतना का सहारा लेते हैं। श्रमिकों को झूठी चेतना दी जाती है कि तुम्हारी जो स्थिति है उसके लिए ईश्वर उत्तरदायी है, ईश्वर चाहता है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहे, तुम्हारे भाग्य में ही ये लिखा है, तुम्हें इसी स्थिति में रहना चाहिए। तो धर्म के आधार पर मिथ्या चेतना कैसे दी जाती है? धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर श्रमिक को मिथ्या चेतना दी जाती है। जो पूंजीपति होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य में ही ये चीज़ है, ईश्वर ने स्वयं तुमको इस तरीके से बनाया है। तो झूठी चेतना श्रमिकों को देना, इस तरीके से श्रमिकों को बरगलाना कि वो अपने हितों के प्रति संगठित ना हो पाए, उनमें चेतना ना आ पाए, वो जागरूक ना हो पाए, वो कुछ कर ना पाए, क्योंकि श्रमिकों को डर होता है कि यदि पूंजीपतियों को डर होता है कि यदि श्रमिक वर्ग संगठित हो गया, उसमें चेतना आ गई, तो वो क्रांति करेगा और हमारा जो ये जो हमने सत्ता हथिया रखी है, जो हम शोषण कर रहे हैं उनका, इसका तख्ता पलट कर देगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि श्रमिकों में चेतना आए। तो पूंजीपति लोग श्रमिकों में चेतना ना आए, इसके लिए उनको झूठी चेतना देते हैं, मिथ्या चेतना देते हैं धर्म के आधार पर। इसीलिए मार्क्स धर्म को अच्छा नहीं मानते हैं, धर्म को मानते हैं कि ये एक अफीम के जैसे है, जो कि जिसमें इंसान नशे में पड़ा रहता है, अपने दुखों को भूला हुआ, और कभी भी बगावत नहीं कर पाता, कभी भी क्रांति नहीं कर पाता। धर्म के आधार पर व्यक्ति को संतुष्टि दी जाती है कि तुमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए तुमको इसका प्रतिफल मिल रहा है, तुम विरोध मत करो, स्वयं ईश्वर ने तुमको ये दंड दिए हैं, तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, तो तुम उसी स्थिति में संतुष्ट रहो, जैसे हो वैसे ही संतुष्ट रहो। ये बोला जाता है धर्म के आधार पर। ये कौन करते हैं? पूंजीपति लोग करते हैं। तो धर्म को मार्क्स ने माना ये अफीम है, धर्म भ्रामक सूर्य है जो श्रमिकों को भ्रमित करता है, उनको उनके जो लक्ष्य से, उनकी चेतना से दूर ले जाता है, श्रमिकों में चेतना नहीं रह जाती। तो जब अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति ने अपने पास रख लिया और श्रमिकों को झूठी चेतना दे दी कि तुम जो भी है तुम्हारी स्थिति, उसके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो, और धर्म के आधार पर उनको बरगला देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है अलगाव। श्रमिकों में अलगाव की स्थिति आ जाती है। अलगाव मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर वो सारी चीज़ों से खुद को कटा हुआ, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ महसूस करता है।
श्रमिक क्या सोचता है? श्रमिक सोचता है कि वो एक बिक्री की वस्तु बन करके रह गया है। यहाँ पे मार्क्स ने एक टर्म यूज की थी, वस्तुओं की प्रतीकांधा भक्ति, मतलब कि एक पण्डीकरण हो गया है, श्रम का पण्डीकरण हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो श्रमिक होता है वो खुद से अलग हो जाता है। खुद से क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो तो एक बिकाऊ वस्तु है, जिसके पास पैसा होगा वो उसके श्रम को खरीद लेगा, वो उसको काम पे ले जाएगा और श्रमिक को मजबूरन काम करना पड़ेगा। तो श्रमिक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। श्रमिक ये मान करके चलता है कि जो उसको खरीदेगा, क्योंकि श्रम उसका बिक्री की वस्तु है, तो जो उसके श्रम को खरीदेगा वो वहीं पे काम करेगा, वहीं पे जाएगा, वहीं पे सब कुछ करेगा। तो उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, तो वो खुद से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। खुद को बहुत ही ज़्यादा अंदर से हीन भावना आ जाती है, खुद से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बस डेली का रहता है कि हाँ काम करना काम करना काम करना, बस इतना ही। दूसरी चीज़, वो उत्पादित वस्तु से अलग हो जाता है। जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होता है उससे श्रमिक अलग हो जाता है। जो आधुनिक पूंजीवादी युग है इसमें जो प्रोडक्शन है ये होता है मशीनों के द्वारा। अब मशीनों में उसका खुद का तो कोई हाथ जाता नहीं। जैसे आप कोई स्वेटर बुनो तो उसमें आपने खुद से बुनाई करी है तो उसमें एक फील आती है कि ये मैंने बुना है। वो जो अपनी वाली जो एक फीलिंग आती है कि ये काम मैंने करा है, वो फीलिंग चली जाती है यहाँ पर। जब मशीनों से उत्पादन होता है तो श्रमिक को ये नहीं लगता कि ये चीज़ मैंने बनाई है, उसको ये लगता है कि ये तो मशीनों में प्रोडक्शन हुआ है। तो उत्पादित वस्तु से उसका कोई लगाव नहीं रह जाता। उसके लिए वो एक ऐसे ही उससे अलग थलग हो जाता है, कटा हुआ महसूस करता है, कोई विशेष लगाव उसका नहीं रह जाता क्योंकि मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन होता है। तीसरी चीज़ कि जो श्रमिक होता है वो उत्पादन प्रणाली से बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। जो उत्पादन प्रणाली होती है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट विशेष नहीं रह जाता है। श्रमिक मानता है कि उसका प्रोडक्शन पे कोई नियंत्रण नहीं है। कब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ से नहीं लाना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, इन सब पे श्रमिक का कोई अधिकार नहीं रहता। जबकि वो अपना श्रम दे रहा होता है, अपना समय दे रहा होता है, अपनी मेहनत दे रहा होता है उस वस्तु को बनाने में, लेकिन उस वस्तु के बन जाने पर उसका खुद का कोई नियंत्रण नहीं रहता। कुछ लोग एक पार्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग दूसरा पार्ट बनाते हैं, तब जाकर के वो एक तैयार होती है। तो उसको ये चीज़ फील ही नहीं आती कि ये उसने खुद ने बनाई हुई है, और उसको ये चीज़ नहीं लगता कि मैं जैसे होता ना कि हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमारा मन करता है कि हम इन्हीं को ये चीज़ बेचेंगे या इन्हीं को ये चीज़ देंगे। लेकिन जब उसको ये फील ही नहीं आती कि ये वस्तु मेरी बनाई हुई है तो उसमें उत्पादन प्रणाली से कोई लगाव नहीं रह जाता। वो ये सोचता है कि चाहे जिसको बिक्री हो, चाहे जो खरीदे, चाहे जो भी हो, मुझे मेरे वेतन से मतलब है, मुझे मेरे मजदूरी मिल रही है, बस उतना ही, उतने में ही वो संतुष्ट हो जाता है। बाकी उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं रह जाता। तो उत्पादन प्रणाली से अलगाव हो जाता है। वो साथी समूह से अलग हो जाता है। जो उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनसे अलगाव महसूस करता है। वैसे तो जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में आत्मीयता का माहौल हो जाता है, वो लोग अपनापन सा महसूस करते हैं। लेकिन जो आधुनिक पूंजीवादी युग है उनमें वहाँ भी कंपटीशन हो जाता है। क्यों कंपटीशन हो जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इसको अपनी कमज़ोरी या अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसको बता दिए तो ये हमको पीछे छोड़ देगा और फिर ये आगे प्रमोशन ले लेगा। तो एक जो कंपटीशन होता है आपस में सहकर्मियों में, वो देखने को मिलता है। और फिर वो अपने साथी समूह से भी कोई विशेष लगाव नहीं रखता। साथी समूह से भी वो बिल्कुल कटा हुआ सा, अलगाव सा उसका हो जाता है। किससे उसका अलगाव नहीं होता? तो वो अपने परिवार से अलग नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो श्रमिक काम करता है वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो वो काम करता है। तो वो अपने परिवार से अलग नहीं हो पाता, प्लस अपने मालिक से अलग नहीं हो पाता है क्योंकि वही उसको पेमेंट देते हैं, तो उन पे वो डिपेंड होता है। तो उनसे अलग नहीं होता। तो किन किन चीज़ों से अलग होता है? एक तो वो खुद को बिल्कुल कुछ नहीं समझता, खुद से अलग होता है, उत्पादित वस्तु से अलग होता है, और उत्पादन प्रणाली से अलग हो जाता है क्योंकि उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता इस पे, और अपने साथी समूह से अलग हो जाता है बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? ये जो एलाइनेशन है, ये जो अलगाव की प्रक्रिया है, ये क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर मिथ्या चेतना आ चुकी होती है। वो अपनी स्थिति में मानता है कि जैसी भी स्थिति है इसको ऐसे ही चलने दो, जब ईश्वर ही चाहता है तो हम क्या उसमें परिवर्तन करें, क्यों हम चेतना लाएं? तो उसके अंदर चेतना का अभाव होता है।
ये चेतना पूंजीपति लोग उसके अंदर नहीं आने देते हैं धर्म के आधार पर। तो ये था इनका थ्योरी कि सबसे पहले तो अतिरिक्त मूल्य रख लेते हैं श्रमिक का, जो कि जिसमें श्रमिक का अधिकार होता है, फिर उसको मिथ्या चेतना देते हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा गहन निराशा में डूब जाता है और उसके अंदर अलगाव की भावना आ जाती है। समाज से वो खुद को कटा हुआ महसूस करता है, खुद को एक बिक्री की वस्तु महसूस करता है। तो नेक्स्ट थ्योरी है आर्थिक निर्धारणवाद की, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आर्थिक निर्धारणवाद ये क्या होता है? तो मार्क्स की जितनी भी सिद्धांतों को आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि मार्क्स ने माना कि अर्थ यानी आर्थिक क्रियाएं, धन, यही सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। यदि इसको थोड़ा सा सही किया जाए, चीज़ों को इसमें किया जाए तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर चीज़ में आर्थिक कारकों को जिम्मेदार मान दिया। निर्धारणवाद का मतलब होता है कि उसी एकमात्र कारक को जिम्मेदार मानना कि यही कारण है सभी चीज़ों के लिए। तो इन्होंने माना कि जो आर्थिक कारक है वही सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक कारक एकमात्र उत्तरदायी है सभी चीज़ों के लिए, तो इसी को बोलते हैं आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद में इन्होंने बताया कि जो संरचना है इसके दो भाग होते हैं और संरचना में इन्होंने बताया कि जब आर्थिक कारकों में परिवर्तन होता है तो सभी कारक बदल जाते हैं, संपूर्ण संरचना बदल जाती है। तो संरचना के दो भाग इन्होंने कौन कौन से बताए? तो एक तो बताया इन्होंने अधिसंरचना, दूसरा बताया अधोसंरचना, ठीक है। अधिसंरचना में आते हैं धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, कला, विचार, जो भी होता है ये सब कुछ आता है अधिसंरचना में। और अधोसंरचना में आता है जो हमारे उत्पादन संबंध होते हैं, उत्पादन प्रणालियां होती हैं, वो सब कुछ आता है हमारा अधोसंरचना में। तो मार्क्स ने कहा कि जब उत्पादन संबंधों में अधोसंरचना में परिवर्तन होता है तो अधिसंरचना बदल जाती है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ये है अधोसंरचना, यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए उत्पादन के साधन, यहाँ पे उपकरण हो जाएंगे, सपोज कि किस तरीके से उत्पादन किया जाना है, उन पे स्वामित्व किसका किसका है, ये सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के बेस पे उत्पादन संबंध बनेंगे। तो मार्क्स ने कहा कि जिस युग में जैसे उत्पादन के साधन होंगे उस युग में वैसे ही उत्पादन के संबंध बनेंगे। तो जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होगा तो उत्पादन के संबंध बदल जाएंगे और जब उत्पादन के संबंध बदलेंगे तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संरचना बदलेगी। अब ये है आपकी अधिसंरचना, ठीक। तो जब अधोसंरचना बदलेगी तो अधिसंरचना भी बदल जाएगी। उत्पादन के साधन बदले, उत्पादन के साधन पहले क्या थे? पहले पत्थरों के जो औजार से थे उनसे शिकार वगैरह किया जाता था, तो स्वामी और दास जैसा युग रहा, उत्पादन के संबंध ऐसे रहे। उस टाइम पे आचार विचार धर्म नैतिकता थोड़ा ज़्यादा रूढ़िवादी रही। फिर थोड़ा सा प्रोग्रेसिव उत्पादन के साधन आए तो थोड़ा सा सोच में भी परिवर्तन आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से जिस युग में उत्पादन के साधन जिस तरीके के होंगे उत्पादन संबंध भी उसी तरीके के होंगे और उसी के आधार पर धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, संस्कृति, कला, आचार विचार सब कुछ परिवर्तित होगा। तो जब अधोसंरचना बदलेगी तो अधिसंरचना भी बदल जाएगी। मतलब जब आर्थिक कारकों में परिवर्तन होगा तो बाकी सब कुछ अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो आर्थिक कारक हैं यही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, यही सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसी को कहते हैं आर्थिक निर्धारणवाद की जो कुछ भी है सब कुछ आर्थिक कारकों के आधार पर निर्धारित कर देना कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ आर्थिक वजह से ही हो रहा है। उत्पादन के साधनों में इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पादन का जो परिवर्तन के जो सबसे ज़्यादा किसमें परिवर्तन होता है तो इन्होंने कहा कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कार्ल मार्क्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको इन्होंने माना कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तब उस टाइम के उत्पादन के साधन बदलते हैं, ये परिवर्तन का माध्यम है, और उत्पादन संबंध बदलते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। यही है आर्थिक निर्धारणवाद। इसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी करी, जैसे कि पहले तो आए आपके वेबर। तो वेबर ने कहा कि आर्थिक कारक नहीं बल्कि धार्मिक विचार परिवर्तन का माध्यम होते हैं। जब हमारे जो एथिक्स होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, विचारों के माध्यम से परिवर्तन को किसने कहा? वेबर ने, ठीक है।
इनको वैचारिक परिवर्तन सिद्धांत भी आप बोल सकते हो। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये थे मार्क्स के भूत। इन्होंने मार्क्स को एक तरीके से उल्टा किया कि जब धार्मिक विचारों में परिवर्तन आता है, धर्म में परिवर्तन आता है, यानी धर्म कहाँ है, यहाँ पे, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आधी संरचना अधोसंरचना को बदलती है। तो जब धार्मिक विचारों में परिवर्तन आता है तो आर्थिक संबंध, सब कुछ, जो कुछ भी होता है, सब कुछ बदल जाता है। तो निर्धारक होते हैं हमारे विचार और हमारे एथिक्स। ये चीज वेबर ने कही। फिर कुछ लोग के जो सिद्धांतकार थे, उन्होंने कहा कि कोई भी एक कारक कभी भी उत्तरदायी नहीं हो सकता है संपूर्ण परिवर्तन के लिए। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। कोई भी एक कारक हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी वजह से ये चेंजेस हुए हैं, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। एकल कारणीय व्याख्या के आधार पर हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ बदलती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनका योगदान रहता है, तो सभी को हम काउंट करेंगे, किसी एक रीजन को हम नहीं मान सकते। इसके बाद अल्थुजर आए। अल्थुजर ने मार्क्स के इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्थिक कारक नहीं बल्कि राज्य और वैचारिकी, जब राजनीतिक कारक बदलते हैं और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है तब भी वो परिवर्तन को अग्रसर होती हैं चीज़ें। तो इन्होंने इसमें कुछ कुछ संशोधन किया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड क्विज चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली इससे रिलेटेड क्विज वगैरह मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।